ये वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले की वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है इसकी यूनिट को हमने कवर किया था। तो ये आगे का नेक्स्ट पार्ट है। आपका सब्जेक्ट चल रहा है इकोनॉमिक एप्लीकेशन क्लास 10th ICSE बोर्ड्स के लिए। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है उससे रिलेटेड सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो सेमेस्टर 2 में सिलेबस है इस टॉपिक से वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग इस चीज़ का। इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या होती है? अ सिचुएशन इन विच प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंटिन्यूसली राइज at a fast prices and the value of money fall is called inflation। तो अभी इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस डेफिनेशन को। मतलब ये क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस जो होते हैं गुड्स के और सर्विस के कंटिन्यूसली राइज होते रहते हैं, वो भी फास्ट प्राइजेस से। और इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं आज से काफ़ी ईयर्स पहले, इन ईयर 1988 की बात करते हैं, तो आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपके पेरेंट्स बता देंगे कि इन ईयर 98 में अगर हम 10 रुपीज़ मार्केट में लेके जाते थे तो हम 100 ग्राम बटर किसी भी कंपनी जो कि सबसे बेस्ट तो अमूल ही है, तो अमूल का वो 100 ग्राम का जो आपका पैकेट आता है बटर का, वो 1988 में जस्ट ओनली 10 रुपीज़ में मिला करता था। अभी क्या है कि आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में ईयर 2022 में, इतना ही बटर 100 ग्राम बटर सेम कंपनी का यानी कि अमूल का ही कंसिडर कर लेते हैं, तो सेम बटर 100 ग्राम का आज की डेट में यानी आज 2022 ईयर्स में हमें ये बटर मिलता है कितने? हम जब 10 रुपीज़ के कितने नोट देते हैं यार? 5 नोट। वैसे तो ये 48 के आसपास होता है लेकिन मैंने इसको यहाँ पे राउंड ऑफ में 50 रुपीज़ ही मान लिया है। तो जो बटर है आज की डेट में वो 10 रुपीज़ का ना मिलके 50 रुपीज़ का मिलता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं 10 रुपीज़ का 5 टाइम्स जब करेंगे तो जाके हमें बटर मिल रहा है उतना ही जितना कि 1988 में मिला करता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तो टर्म हो गई लॉन्ग। लॉन्ग टर्म का मतलब 1988 से लगातार प्राइजेस बढ़ते जा रहे थे बटर के। ऐसा नहीं है कि प्राइस बीच में बटर के कम हुए, तो लगातार प्राइजेस बढ़ना जारी रहा। और इसमें जो है प्राइस में बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई? फॉल हो गई। कैसे? देखिए, आपको एक 10 रुपीज़ में पूरा 100 ग्राम बटर मिला करता था लेकिन आज एक 10 रुपीज़ में ना मिलके ऐसे 10 रुपीज़ के कितने पार्ट लेंगे? अगर आप 5 करेंगे इट मीन 50 रुपीज़ लेंगे तो जाके आपको उतना ही आपको प्रोडक्ट यानी कि बटर जो है 100 ग्राम उतना ही मिलेगा। तो आप देखेंगे आज 10 रुपीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। इट मीन आप उस 10 रुपीज़ से उतना 100 ग्राम का बटर परचेस नहीं कर सकते। तो हुआ क्या है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है? फॉल हो जाती है। तो मनी की कीमत बहुत कम रह जाती है। उस पैसे से उतनी चीज़ें नहीं आ सकती जितनी चीज़ें पहले आ जाया करती थी। तो ये आपकी डेफिनेशन यहाँ पे एक बार क्लियर कर देते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जबकि प्राइजेस जो होते हैं गुड्स सर्विस, कोई भी सामान हो सकता है या कोई भी सर्विस हो सकती है। सर्विस का मतलब जैसे आज आप स्कूल की फीस जितनी भी देते हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स अपने समय में जितनी फीस देते थे तो आई थिंक वो 10 टाइम्स इंक्रीज है फीस। तो ये जो है वो सर्विस के रूप में है। तो कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं? इंक्रीज होते रहे, कंटिन्यूसली बढ़ ही रहे। और उसके साथ साथ वैल्यू ऑफ मनी भी क्या हो रही है? फॉल हो रही है। मनी की कीमत क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। आज की डेट में 100 रुपये की बात करें तो कुछ भी नहीं है और पहले 1 रुपये ही सबसे बड़ा हुआ करता था। तो इसका मतलब है ये कहलाएगा आपका इन्फ्लेशन। अब इसमें आप कुछ बातें नोट करेंगे कि इन्फ्लेशन में क्या क्या हो सकता है। देखिए, इन्फ्लेशन रेफर टू स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइजेज एंड नॉट स्टेट ऑफ हाई प्राइस। इसका क्या मतलब है कि प्राइस की जो प्राइजेस है वो लगातार राइजिंग होने चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, तो हम उसको इन्फ्लेशन कहेंगे। लेकिन बढ़ के कितना भी हो जाए, जैसे सपोज आज की डेट में बटर जो है वो आपका 50 रुपीज़ तक पहुंच गया है, तो ये नहीं कहेंगे कि ये इन्फ्लेशन है, क्योंकि आज की डेट में ये इसका बढ़ा हुआ प्राइस है। तो ये प्राइस पहले से नहीं, आज फिक्स हो चुका है। अब ये आज से जब बढ़ना स्टार्ट होगा और 10 साल बाद अगर हम इसकी प्राइस की बात करेंगे तो ये मे बी 100 रुपीज़ हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइस
जितने हाई स्टेट पे पहुंच गए उसको नहीं बोलते इन्फ्लेशन, बल्कि लगातार प्राइस का बढ़ते रहने को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन। जैसे बटर लगातार बढ़ता जा रहा था, 1988 में 10 रुपीज हुआ, फिर कभी 20 हुआ होगा, कभी 30 हुआ होगा, कभी 40 हुआ, और आज होते होते वो कितना हो गया, 2022। तो ये यहाँ से यहाँ तक का क्या कहलाएगा, आपका इन्फ्लेशन कहलाएगा। लेकिन जस्ट ओनली आज प्रेजेंट की बात करेंगे कि बटर 50 रुपीज का महंगा है, तो ये इसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी अपनी स्टेट पे पहुंच चुका है। तो ये नहीं, लगातार बढ़ते रहना जरूरी है इन्फ्लेशन के लिए। दूसरी बात है आपका सेकंड पॉइंट, एवरी टाइप ऑफ राइज इन प्राइस लेवल इज नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन। किसी भी कीमत का बढ़ जाना वो आपका इन्फ्लेशन नहीं कहलाता, बल्कि उसमें खास बात है कि मेजर राइस, एकदम से बहुत सारा प्राइस राइस हो जाए, या राइस इन द प्राइस फास्ट रेट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहें कि अगर कोई चीज अचानक से एकदम 10 की 50 हो जाती है, तो हम कहेंगे कि उसके प्राइस रेट क्या हो गए, एकदम से फास्ट हो गए, तब वो जाके इन्फ्लेशन कराएगा। अभी प्राइस किसी कीमत पे बढ़ रहे 1 रुपए 2 रुपए, तो ये आपका इन्फ्लेशन यहाँ पे नहीं काउंट होगा। तीसरा पॉइंट है आपका अ राइज इन द प्राइस लेवल फॉर शॉर्ट पीरियड। अगर आपके प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 6 महीने तक बढ़े, फिर बढ़ना बंद हो गए, या 1 साल तक बढ़े, तो इनको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड के लिए इन्फ्लेशन वर्ड यूज नहीं करते हम। तो ये इन्फ्लेशन तब कहलाता है जब प्राइस लगातार बढ़े, कंटिन्यूसली बढ़े, और साथ ही साथ वो लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टाइम तक बढ़े। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बटर का लगातार प्राइस क्या होता जाएगा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और वो भी 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार आप देखेंगे तो कितने साल का आपका डिफरेंस आ गया, यानी कि ये लॉन्ग पीरियड हो गया आपका। तो इसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे। तो इन्फ्लेशन के लिए आपकी इंपॉर्टेंट बात है कि लगातार प्राइस का बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा कि जो राइस मतलब प्राइस में जो राइजिंग होती है, वो उसको हम इन्फ्लेशन ऑल टाइप को नहीं कह सकते। जब मेजर रूप से राइस होता है तब उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और शॉर्ट पीरियड में अगर कोई चीज बढ़ जाती है, प्राइस उसके बढ़ जाते हैं शॉर्ट पीरियड में, तो उसको हम इन्फ्लेशन वर्ड नहीं कहते, बल्कि इन्फ्लेशन के लिए कंटिन्यूसली बढ़ते रहना चाहिए, और वो भी काफी लंबे समय तक, तब जाके उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिससे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू के रूप में। नेक्स्ट आता है आपका फीचर ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये हमने पढ़ भी लिया है, एक बार और उसको समझ लेते हैं। नंबर 1, प्राइस राइजेस इन द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो प्राइस जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। प्राइस राइज कंटिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, प्राइस बढ़े भी और लंबे समय तक बढ़े। प्राइस राइज एट अ फास्टर रेट, और प्राइस भी जो बढ़े वो एकदम तेजी से बढ़े, तो उसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे। राइज इन प्राइस ऑफ गुड मे नॉट बी इक्वल फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस। देखिए प्राइस जो राइज होते हैं गुड्स के या किसी सर्विस के, वो सभी के लिए इक्वल नहीं होते। इट मीन्स ये है कि अगर हम कहें शुगर के प्राइस और व्हीट के प्राइस एक साथ 10% बढ़ गए, तो ये जरूरी नहीं कि सबके 10% इंक्रीज हो। किसी में 2% इंक्रीज होगा, किसी में 5%, किसी में 10%। जो जितने भी आपके सामान होते हैं, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज होती है, उनके प्राइस इक्वल रेट से नहीं बढ़ते हैं। तो ये भी आपके इस पे फीचर आएगा इन्फ्लेशन का। तो ये 4 फीचर्स हो गए आपके, अगर पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मेनली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन, सेकेंड है आपका वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन, थर्ड है आपका रनिंग इन्फ्लेशन, और फोर्थ है आपका हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो इन चारों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं इन चारों को फिर से यहाँ पे स्क्रीन पे दोबारा मैंने आपके सामने लिख दिया है, ताकि हम जब समझेंगे तो एक एक करके हमें क्लियर हो जाएगा। तो मैंने इनको अभी दोबारा से यहाँ पे ऊपर फिर से लिख दिया चारों टाइप के। अब हम यहाँ से एक एक करके इसको एक्सप्लेन यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो फर्स्ट है जैसे कि आपका यहाँ पे पहला टाइप है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द राइज इन प्राइसेस इज वेरी स्लो, जब किसी चीज के प्राइस बढ़ते हैं लेकिन बहुत स्लो बढ़ते हैं। किस तरह से स्लो बढ़ते हैं, जैसे कि कोई स्नेल या फिर क्रीपर हो, उस तरह से बढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब आपको मैं पहले ये क्लियर करता हूं कि स्नेल और क्रीपर्स क्या मतलब क्या है। स्नेल आप जानते हैं कि एक ऐसा एनिमल होता है जो बहुत स्लो चलता है, इसकी जो स्पीड होती है चलने की बहुत ही स्लो होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो प्राइस के राइस होने की कंपेयर की गई है वो बहुत स्लो है, और उसकी कंपेयर किससे कर दी गई है, स्नेल से।
यानी कि किसी भी चीज के प्रोडक्ट की कीमत अगर बढ़ रही है तो बहुत स्लो स्लो बढ़ रही है, लाइक एज अ स्नेल, फिर लाइक एज अ क्रीपर। क्रीपर क्या होता है? क्रीपर का मतलब होता है सरकना, और सरकने का मतलब होता है बहुत स्लो स्लो। अब जैसे यहाँ पे क्रीपर को लताई भी बोलते हैं, पेड़ों की लताएं होती है, तो आप जानते हैं कि ये दीवार पे जो पेड़ की ये क्रीपर्स है वो बहुत स्लो स्लो बढ़ेंगे। ये एक दिन में इंक्रीज नहीं हुई है, इसको बढ़ने में काफी लंबा समय लगा है। तो ये लगातार जो है क्रीपर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कैसे बढ़ रहे? बहुत ही स्लो स्पीड से। तो यहाँ पे ये स्नेल और क्रीपर्स, ये दोनों ही चीज यहाँ पे स्लो के लिए रिप्रेजेंट की गई है। तो यहाँ पे जो प्राइस का बढ़ना बताया गया है वो बहुत स्लो होना चाहिए। किस किस तरह? स्नेल और क्रीपर, इसीलिए इसे क्रीपर के नाम से, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि प्राइस का धीरे धीरे सरकना, इट मीन सरकने का मतलब धीरे धीरे बढ़ना। तो ये आपका कहलाता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन में जो प्राइस रेट होते हैं परसेंटेज के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा कि परसेंटेज के हिसाब से कितना स्लो होना चाहिए। तो ये 2% से लेकर 3% तक के बीच राइज हो सकते हैं, अप टू 2%, और कह सकते हैं 3% तक राइज हो सकते हैं पर एनुअली। तो इसको बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर 3% से ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा। और इस टाइप का बढ़ते रहना आपका सेफ और असेंशियल कहलाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सेफ मतलब इसलिए कि हर कोई इसको अफोर्डेबल कर सकता है, और एसेंशियल जरूरी है। अगर प्राइस किसी चीज के नहीं बढ़ेंगे तो वहां पे कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इसको सेफ और असेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ कहा गया है। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आज की डेट में मान लीजिए कि शैम्पू के प्राइस, किसी भी चीज़ के शैम्पू है किसी भी कंपनी का, उसका बॉटल आती है, तो मैं उसको मान लेता हूँ कि 100 रुपीज़ की बॉटल आती है। लेकिन हमने देखा कि आफ्टर 1 ईयर इसके प्राइस कितने हो गए आपके? 102, यानी कि 102 रुपीज़। तो आप देखेंगे इसमें 2% का इंक्रीज हुआ है। तो एक साल में 2 रुपये बढ़ गए, तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे क्रीपिंग का मतलब हो गया बहुत धीरे धीरे प्राइस का बढ़ना, स्लो होना। नेक्स्ट आता है आपका वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। तो वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन की डेफिनेशन देखते हैं पहले। व्हेन प्राइसेस राइज मॉडरेटली एंड द एनुअल इन्फ्लेशन रेट इन अस इज इन सिंगल डिजिट, इट इज कॉल्ड वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। अब देखिए सिंगल डिजिट का मतलब क्या है। अभी आपने देखा कि 2% से 3% तक आपके अगर प्राइस रेट बढ़ते हैं तो वो आपका कहलाता है क्रीपिंग। और अगर हम बात करें 3% से अप टू कहां तक? 9% तक, तो वो कहलाएगा आपका वॉकिंग, या उसको मॉडरेटरी प्राइस कहेंगे प्राइस में। यानी कि बढ़ तो रहे लेकिन थोड़ा तेजी से बढ़े, बट बढ़ने में एक कंडीशन है कि वो सिंगल यूनिट में, डिजिट में है। सिंगल डिजिट का मतलब है, देखिए अप टू 9 तक है, अगर ये 10 बढ़ जाता है, 10 हो जाता है, तो 10 में आपकी 2 डिजिट आती है। तो ये 10 नहीं होना चाहिए, 10 से लेस होना चाहिए। 10 से अगर लेस होगा तो वो डिजिट आपकी सिंगल कहलाएगी, क्योंकि आप जानते हैं 10 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर होता है। तो आपके प्राइस रेट अगर इस तरह से बढ़ रहे हैं कि उसमें सिंगल डिजिट के रूप में बढ़ रहा है, यानी कि 3% से 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, यहां तक तो चल जाएगा, तो ये सब सिंगल डिजिट है। जहां आपका 10 हुआ वो आपका सिंगल डिजिट नहीं है, तो उस केस में ये वॉकिंग और ट्रोटिंग नहीं कहलाएगा इन्फ्लेशन। तो आप देखेंगे कि ये इसमें जो रेट ऑफ प्राइस की जो रेंज होती है वो कहां से होती है? अप टू मतलब 3 से लेकर लेस देन 10%, लेस देन 10% को कह सकते हैं अप टू 9% तक, यानी कि सिंगल डिजिट के रूप में भी इंक्रीज होते हैं आपके। और जो आपका क्रीपिंग था वो तो बढ़ना ठीक है और सेफ भी था, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये एक वार्निंग सिग्नल होता है गवर्नमेंट के लिए। वार्निंग सिग्नल ये कि महंगाई अगर 3% से ऊपर जा रही है तो ये आपके लिए गवर्नमेंट कहेगी ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, और इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंट्रोल नहीं करा जाएगा तो ये वाली जो इन्फ्लेशन है वो बन जाएगी रनिंग इन्फ्लेशन, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो जितनी भी आप ये रनिंग इन्फ्लेशन है, ये इससे भी बढ़ के महंगाई होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक गवर्नमेंट के लिए वार्निंग होती है कि अगर यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो सारा सिस्टम जो इकोनॉमिक का, कंट्री का है इकोनॉमिक का, वो सारा सिस्टम आपका गड़बड़ा जाएगा। तो ये एक वार्निंग टाइप का आपका है वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आते हैं आप रनिंग इन्फ्लेशन।
व्हेन प्राइस राइज रैपिडली, प्राइस राइज बहुत तेजी से रैपिडली हो, कितना उसकी परसेंटेज, 10% से 20%। देखिए पहले आपने देखा 2 से 3% क्रीपिंग था, 3 से लेकर 9 तक क्या हो गया आपका, वॉकिंग या टोटरिंग इन्फ्लेशन हो गया। अब रनिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो रनिंग इन्फ्लेशन में कितना परसेंट होगा आपका, 10 से 20%, जो कि बहुत ज्यादा हो गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रनिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। और इस केस में क्या होगा कि जो पुअर और मिडिल क्लास के लोग हैं वो पूरी तरह से एडवर्सली मतलब निगेटिवली रूप में हो जाएंगे, यानी कि वो उसके लिए अफोर्डेबल नहीं कर पाएंगे और उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये प्राइस राइज रेट इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहे हैं उस हिसाब से उनकी इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये बहुत मतलब एक चिंताजनक कंडीशन में आप मतलब पहुंच जाते हैं अगर इस कंडीशन में रनिंग इन्फ्लेशन हो जाता है। इस केस में गवर्नमेंट को चाहिए एक नेसेसरी स्टेप करना चाहिए कंट्रोल करने के लिए। अगर ये यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि इससे भी बड़ा इन्फ्लेशन होता है। इसको हम वह भी पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट में। तो आप देखेंगे कि रनिंग इन्फ्लेशन जो होता है वो 10 से 20% होता है, और ये मिडिल क्लास के लोग और पुअर लोग इसको लिए एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, और इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत नेसेसरी स्टेप लेना चाहिए ताकि ये आगे और ना बढ़ पाए और प्रॉब्लम क्रिएट ना है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रनिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ। फोर्थ हो गया आपका हाइपर, इसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो इसमें जो आपका प्राइस राइज होता है वेरी फास्ट, बहुत तेजी से हो जाता है, डबल भी हो जाता है और ट्रिपल डिजिट तक पहुंच जाता है। डबल और ट्रिपल का मतलब है देखिए 20 तक तो आपका रनिंग हो गया, और 20 से अगर आके बढ़ते बढ़ते 100 पहुंच जाए, या 100 से भी ज्यादा हो सकता है, 100 या 100 से भी ज्यादा हो जाए, तो डबल डिजिट भी हो गई इसमें और ट्रिपल डिजिट भी हो गई। तो डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट के रेट के हिसाब से अगर ये बढ़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और इस कंडीशन में अगर ये हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है तो इस सिचुएशन में टोटल कोलैप्स ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है, हमारा जो इकोनॉमिक होता है, कंट्री की जो मनी पावर होती है, जो किससे कंट्री चलती है पूरी मनी से, वो सारी डगमगा जाएगी। ये कंडीशन इतनी बुरी होगी कि ये बिल्कुल भी हमारी हमारी आउट ऑफ पावर से भी बाहर निकल जाएगी, और हम इसको बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे इस सिचुएशन को, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस फॉल इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। क्योंकि इससे लगातार परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। क्योंकि जब बहुत ज्यादा आपके पास इन्फ्लेशन होगा तो आपके पास पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि आप समझिए इसको एक एग्जाम्पल से, अगर 5 रुपए का कोई बिस्कुट आता है आज की डेट में, अगर 5 रुपए का एक बिस्कुट आता है और ये इन्फ्लेशन के कारण इसकी कीमत पहुंच गई 100 रुपीज, तो जो व्यक्ति 5 रुपए में बिस्कुट लेता था पार्ले जी का, आज उसको 100 रुपीज में खरीदना पड़ेगा। और अभी उसकी इनकम में कोई इंक्रीज नहीं है, तो इनकम वहीं की वहीं है, तो वो उसको कैसे परचेस कर पाएगा, परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। और जब परचेसिंग पावर कम हो जाएगी तो गुड्स और सर्विस अगर कंट्री में डाउन हो जाएगा तो इसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी डाउन हो जाएगी और मॉनेटरी सिस्टम पूरा डगमगा जाएगा कंट्री का। तो ये वाली कंडीशन अगर हो जाती है तो इट इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा ये डेंजरस हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। और अंडर हाइपर इन्फ्लेशन द प्राइस राइज एवरी मोमेंट, और हर पल, आज बिस्किट 5 का 100 हो गया, कल 100 का हो सकता है मे बी 150 पहुंच जाए, तो इतनी तेजी से इसके प्राइस बढ़ते हैं। अब ये कंडीशन आती कब है, तो मोस्टली इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, इस टाइप की कंडीशन हो चुकी है। इन्फ्लेशन टुक प्लेस इन जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1923 में, तो जर्मनी उसमें हार गया था, तो जर्मनी में एकदम से उसके सारा इकोनॉमिक कंडीशन डगमगा गई, उनकी इंडस्ट्रीज, उनके जितने भी कंपनियां थी वो सब ठप हो गई और उनका प्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया। तो उनको बाहर से चीजें मंगवानी पड़ी खरीदने के लिए, तो क्योंकि उनको बहुत ज्यादा महंगी पड़ती थी, तो उनको इन्फ्लेशन क्या हो गया, उनका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, जो कि आपका हाइपर कंडीशन में पहुंच गया। अब हाइपर कंडीशन में आप समझ गए कि पहुंचने से क्या क्या प्रॉफिट और क्या क्या लॉस हो सकता है, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो मोस्टली क्या होगा, लॉस होगा। और दूसरा इसका एग्जाम्पल हम लेंगे तो चाइना में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो चाइना में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था, हाइपर इन्फ्लेशन पहुंच गया था। लेकिन अभी तक इस टाइप का इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में नहीं हुआ है, हाइपर वाला। तो ये 4 टाइप के आपके इन्फ्लेशन थे,
अब इन चारों को एक साथ हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपसे यहाँ पे कंपैरिजन भी पूछी जा सकती है और इससे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए हम इसको एक शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। तो क्रीपिंग में जो रेट होती है इंक्रीज, ये आप याद करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेट ऑफ प्राइजेस राइज होते हैं वो 2 से लेकर 3% पर एनम होते हैं। वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन में जो प्राइस राइज होते हैं वो 3% से 9% तक होते हैं। इट मीन्स कह सकते हैं कि लेस देन 10%। और रनिंग इन्फ्लेशन में जो प्राइस राइज रेट ऑफ प्राइजेस राइज होते हैं वो 10% से 20% पर एनम होते हैं। और हाइपर में ये जो प्राइस राइज होते हैं, रेट हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, वो कितना 20% से 100% तक होते हैं। तो इनको एक तो परसेंट के रूप में आपको याद करना है, क्योंकि इससे भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन के आ सकता है या फिर इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो एक तो आपने परसेंटेज के हिसाब से, दूसरा देखेंगे तो दूसरा देखेंगे कि जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है वो सेफ होता है और असेंशियल होता है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो ये अगर धीरे धीरे किसी चीज के प्राइस बढ़ रहे हैं, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि 100 ग्राम बटर जो था पहले 10 रुपए का मिलता था, आज 50 रुपए का मिलता है, जिसको हम आसानी से अफोर्डेबल कर लेते हैं। लेकिन अगर यही बटर अचानक से बढ़ के बहुत हो जाए तो शायद उसको अफोर्डेबल नहीं कर पाएंगे हम। तो ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है सेफ ऑफ असेंशियल भी होता है ग्रोथ किसके लिए, इकोनॉमिक के लिए। और जो वॉकिंग और टोटरिंग होता है ये एक जस्ट सिग्नल, एक बॉर्डर लाइन है, सिग्नल लाइन है इन्फ्लेशन के लिए कि भाई इतना चलो चलो हम एडजस्ट कर सकते हैं अप टू 9 तक भी। अगर इसके बाद भी बढ़ गया तो कंडीशन बहुत बुरी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट के लिए सिग्नल होता है कि अब इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, इसको यहीं पे कंट्रोल किया जाए। और रनिंग में क्या होता है कि अगर रनिंग यानी कि 10 से 20% हो जाता है तो इस कंडीशन में पुअर और मिडिल क्लास की कंडीशन बहुत नेगेटिवली रूप में पहुंच जाती है। तो इस केस में गवर्नमेंट को क्या चाहिए होगा, बहुत जरूरी स्टेप लेना है कंट्रोल करने के लिए। और लास्ट देखेंगे आप यहाँ पे हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो इसमें टोटल कोलैप्स हो जाता है मॉनेटरी सिस्टम पूरे कंट्री का। तो इस तरह से आप ये डिफरेंस भी हो गया परसेंट के हिसाब से भी और उसकी कंडीशन के हिसाब से भी। तो फाइनल तौर पे हम ये कह सकते हैं दो प्रकार के इन्फ्लेशन तो हमारे लिए चलिए एडजस्टेबल है, तो हम कैसे भी करके एडजस्ट कर सकते हैं। बट ये दोनों जो अगर इन्फ्लेशन हो जाए हमारी कंट्री में तो हमारी कंट्री की सारी कंडीशन बहुत पुअर हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन थे। नेक्स्ट आते हैं हम इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। Inflation has its wide-ranging effect on economic, social, moral and political life। अगर इन्फ्लेशन हो जाता है तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट सभी चीज़ों पे पड़ता है, इकोनॉमिक, सोशल, मोरल और पॉलिटिकल लाइफ पे पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम केवल दो टाइप के इन्फ्लेशन को डिस्कस करेंगे। एक है आपका इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, जो चीज़ों का हमारे कंट्री में प्रोडक्शन होता है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, और जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन पे। अब मॉडरेट और क्रीपिंग इन्फ्लेशन हैज फेवरेबल। अब देखिए आपसे पूछ सकता है कि किस टाइप का इन्फ्लेशन हमारे लिए फेवरेबल है और किस टाइप का इन्फ्लेशन फेवरेबल नहीं है। तो हम अभी पढ़ भी चुके हैं कि अगर मॉडरेट का मतलब वॉकिंग या फिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है तो वो हमारे लिए फेवरेबल है। इसमें हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं और वो होना भी चाहिए क्योंकि उससे इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप होती है। तो इफेक्ट किस पे पड़ता है, ऑन प्रोडक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एक अच्छा इफेक्ट है, फेवरेबल है। लेकिन अगर यही आपका रनिंग और हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है तो यहाँ पे अनसर्टेनली इन द इकोनॉमिक एंड प्रूव्स वेरी हार्मफुल टू द प्रोडक्शन। तो यही कंडीशन इसकी प्रोडक्शन में बहुत बुरी पड़ेगी और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कंडीशन खराब हो जाएगी। तो इस पे कौन कौन से कैसे इफेक्ट करता है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सम ईवल इफेक्ट, कुछ इसके इन्फ्लेशन के ईवल इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक टॉपिक थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो पहला आपका मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए इसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, प्रोड्यूसर उसे कहते हैं जो कुछ ना किसी टाइप का प्रोडक्शन कर रहा होता है। तो वो डाइवर्ट हो जाता है, उसका माइंड बदल जाता है, उनके जो रिसोर्स होते हैं वो बदल जाते हैं। यानी कि जो वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं असेंशियल कमोडिटी का, जो हमारे लिए एक जरूरी चीज है, उन चीज को बना के छोड़ने के अलावा वो उन चीजों को बनाने लगते हैं नॉन असेंशियल गुड, उन चीजों को बनाने लगते हैं जो हमारे लिए जरूरत की चीज नहीं है। क्योंकि उनको अब असेंशियल गुड्स से फायदा ना होकर सबसे ज्यादा फायदा किस में होने लगता है,
नॉन असेंशियल गुड, तो उनका यहाँ पे क्या होता है, हायर प्रॉफिट होता है, तो इसलिए वो अपना यहाँ पे उनका मोटिव क्या होता है, बदल जाता है। तो वो जो होते हैं प्रोड्यूसर जो होते हैं वो असेंशियल कमोडिटी को छोड़ के नॉन असेंशियल गुड्स जैसे लग्जरी गुड्स को बनाने में इंटरेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको वहां से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये आपका हो गया। सेकंड आते हैं आप इसी में प्रोडक्शन, इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन पे, रिड्यूसिंग इन सेविंग। सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सेविंग हमारी कम हो जाएगी। किस तरह से कम होगी, तो उसको हम समझ लेते हैं। देखिए जब इन्फ्लेशन होगा तो इन्फ्लेशन में क्या होगा, प्राइस राइज होंगे रैपिडली, बहुत तेजी से इंक्रीज होंगे। मोर मनी इज नाउ नीडेड, तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए होगा खरीदने के लिए किसी भी चीज को। सेम अमाउंट, जैसे सेम अमाउंट हमने कहा कि 100 ग्राम बटर पहले हम 10 रुपए में लेते थे, आज हमें 50 रुपए में लेना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से उसके प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, लेकिन अमाउंट अभी भी गुड्स और सर्विस का सेम है। तो इस केस में हमारी सेविंग हो जाएगी कम और इन्वेस्टमेंट भी हम कम कर पाएंगे। तो ये आपका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के तौर पे इसको एक क्लियर कर देता हूँ कि ये किस तरह से वर्किंग करेगा यहाँ पे। तो देखिए हम मान लेते हैं कि हमारी इनकम जो है आज की डेट में एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 हमारी इनकम है, ठीक है। अब हम इनकम से हमारी ये टोटल इनकम है और इस पे हम मान लेते हैं अपने घर के खर्चे, अदर खर्चे जो होते हैं, जितने भी होते हैं एक्सपेंडिचर जो होते हैं, हमने मान ली कि 8,000 हमारे एक्सपेंडिचर है। तो देखिए ये एक्सपेंडिचर हो गया और हमारी जो सेविंग हुई वो हुई आपकी 2,000। तो ये आपकी क्या आ गई, सेविंग, और ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। अब देखिए जब यहाँ पे आपका क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ इंक्रीज, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से क्या होगा कि आपकी इनकम अभी की वही 10,000 है। अब आपको जब उतना ही अमाउंट का सामान खरीदना पड़ेगा, तो उतना अमाउंट का सामान खरीदने के लिए आपको अब यहाँ पे मोर नीडेड मनी, मोर मनी चाहिए होगी, इससे भी ज़्यादा। यानी कि जितना एक्सपेंडिचर पहले आपका 8,000 का हो रहा था, अब आपका ये एक्सपेंडिचर चेंज हो जाएगा। अब आपका ये एक्सपेंडिचर मे भी हो सकता है 9,000 पहुंच जाए। तो अगर 9,000 पहुंच जाएगा तो आपकी अब सेविंग कितनी रह गई, 1,000। तो अब आप कितना मनी सेव कर पाए, 1,000। पहला कितना सेव कर रहे थे, 2,000। तो इसका मतलब है आपकी मनी क्या हो गई, आपकी सेविंग क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अब आपकी सेविंग रिड्यूस है तो इन्वेस्टमेंट भी आप कम से कम कर पाएंगे, क्योंकि आप किसी चीज पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अपनी सेविंग के द्वारा ही इन्वेस्ट करते हैं। तो होगा क्या कि जब इन्फ्लेशन होगा तो रिडक्शन हो जाएगा सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में। इसका रिजल्ट ये होगा कि जब आप तो कोई किसी चीज में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन फिर चीजों का नहीं हो पाएगा, तो प्रोडक्शन पे भी निगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं डिस्करेज ऑफ फॉरेन कैपिटल। अब देखिए फॉरेन कैपिटल पे किस तरह से आपका ये इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे जो फॉरेनर होते जो फॉरेन कंट्रीज होती है डू नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इन दोज कंट्री, वो उस कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करती जहां पे प्राइस क्या हो रहे थे, लगातार राइज कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए कि राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जब प्राइस राइज कर रहे होंगे तो उनको रॉ मटेरियल भी महंगा मिलेगा और उसके साथ साथ इनपुट भी उनको, यानी कि लेबर भी बहुत महंगी मिलेगी, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें प्रॉफिट उनका बहुत कम होगा। इसलिए वो कंट्री जो जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, उन कंट्रियों में अदर कंट्री जो होती है वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती। तो इन्फ्लेशन क्या कर देता है, डिस्करेज कर देता है किसको, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल को। अब हमारी कंट्री में देखिए, हमारी कंट्री में इंडिया में क्या होते हैं, कई बाहर की कंट्री इन्वेस्ट करती है यहाँ पे। जैसे कि आप जानते हैं मोबाइल के रूप में आप देखेंगे तो कई कंपनियां हैं, सैमसंग है, तो आज की डेट में यहीं पे उन्होंने अपने पूरे सेंटर बना रखे हैं और यहीं पे हमारी कंट्री में प्रोडक्शन करती है वो चीज़ों का प्रोडक्शन वो करती है यहीं पे चीज़ों में। तो आप देखेंगे कि वो इसलिए कर रही है क्योंकि हमारे ये कंट्री में जो है वो चीज़ें बहुत चीपर कंडीशंस में तैयार हो जाती है, तो उनको यहाँ से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है और वो उनको पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर देती है। अगर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ गया तो वो हमारे यहाँ भी इन्वेस्ट नहीं करेगी, कंपनियाँ अपनी नहीं लगाएंगी, तो उससे क्या हो जाएगा, जो फॉरेन कैपिटल होगी वो कम हो जाएगी, तो उसमें वो क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा। फोर्थ देखते हैं होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे जब इन्फ्लेशन होता है तो जो स्टॉक्स होते हैं वो लोग अपने आप में होल्ड कर लेते हैं उसको, मतलब आगे मार्केट में नहीं लाते हैं, तो उसको, जिसको हम ब्लैक मार्केटिंग भी कहते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जब वो चीज़ महंगी हो जाती है तो वो सोचते हैं कि अभी ये चीज़ें
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो फॉर्चून रिफाइंड अगर आज हम कुछ समय की बात ही देख ले तो 90 रुपीज़ में आता था और आज की डेट में ये 170 रुपीज़ का हो गया है। अब जिस व्यक्ति के पास स्टॉक बहुत ज़्यादा होगा इन फॉर्चून्स का, तो उनको देखेंगे तो कितना फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने ये स्टॉक को रोक के रखा अपने पास। फॉर्चून 90 रुपीज़ में उन्होंने अपने हिसाब से खरीदा होगा, लेकिन अब वो फॉर्चून अगर उसको काफ़ी समय तक रोक के रखेंगे किसी चीज़ के, तो महंगा होने पे जब बेचेंगे तो उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, जिसको हम यहाँ पे नाम देते हैं ब्लैक मार्केटिंग। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो तब चीज़ें सेल करते हैं जब वो चीज़ें महंगी हो जाती है, तो स्टॉक को वो रोक लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, इसी को ब्लैक मार्केट कहते हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिफ्थ आता है आपका फॉल इन क्वालिटी। अब इन्फ्लेशन होने से क्या होता है, जो सेलर्स मार्केट को बनाता है, मतलब कैसे सेलर डू नॉट बॉदर मच अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस बाय देम, इंस्टेड दे कॉन्सेंट्रेट मोर ऑफ अर्निंग हाई प्रॉफिट। देखिए जब इन्फ्लेशन होता है तो उस केस में क्वालिटी का, अब आज की डेट में अगर देखें तो महंगाई बहुत है, तो दूध हम लेते हैं तो 50 kg से अब भी आता है, पर केजी जो होता है 50 या 50 से अब भी लेते हैं हम। तो वो जो है उसमें मिल्क मैन जो होता है वो क्या करता है, उसमें पानी की क्वांटिटी मिला देता है ताकि उसकी क्वालिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, और वो 1 के 2 किलो बना के उसको बेचता है मार्केट में। तो उसकी सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए उसको यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होने से वो क्वालिटी उसकी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो इसका मतलब जब इन्फ्लेशन होता है तो क्वालिटी पे भी इसका असर पड़ता है, तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। तो हमने यहाँ पे देखे इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। तो जो भी हम डिस्कस कर रहे थे इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन के दो टाइप के, एक तो हो गया इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए पहला जो है आपका वो इफेक्ट है आपका डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेबिटर्स जो कर्जा लेते हैं, और डेबिटर्स वो होते हैं जो कि उधार लेते हैं, और क्रेडिटर वो होते हैं जो कि उधार देते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन होता है तो उस केस में किसको फायदा होता है, तो उस केस में डेबिटर्स को फायदा होता है और क्रेडिटर को क्या होता है, लॉस होता है। किस तरह से होता है इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं यहाँ पे। इसके लिए हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास हमने किसी से कुछ रुपया उधार लिया, सपोज हमने यहाँ पे 10,000 रुपीज़ किसी से उधार लिया, तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे, ये इसको एक नाम दे देते हैं, जैसे इसको कह देते हैं ए पर्सन। तो ए पर्सन हमारा यहाँ कौन है, डिबेटर्स है, जो कि उधार ले रहा है। किससे लिया उसने उधार, बी से, जो कि कौन है, क्रेडिटर। तो आप देखते हैं कि इन्होंने एक ए ने मतलब 10,000 रुपीज़ उसने मतलब लोन लिया, या कह सकते बोरो लिया, और उसने कहा कि भाई 10,000 पे हम 10% आपको वापस रिपे करेंगे 1 साल के बाद। 1 साल के बाद अगर वो वापस करेंगे तो 10% के हिसाब से आपका जो भी बनता है वो हो जाएगा आपका। अगर इसको निकाले तो देखिए मैं निकाल के दिखा भी देता हूँ। 10% का मतलब हो गया आपका 1,000। तो उनको वापस बी को 1 साल बाद कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, आपको 1,000 और इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 11,000 बी को वापस करना पड़ेगा। अगर इस पीरियड में यहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाता है, इसी 1 साल में इन्फ्लेशन हो जाता है, तो अब इनमें देखेंगे फायदा ए को हुआ या बी को। तो फायदा होगा आपको ए को। क्यों क्यों ए को फायदा होगा, क्योंकि ए ने क्या करा, मान लीजिए 10,000 रुपीज उसने लिए और उसने मान लो गोल्ड में लगा दिए पैसा, किसी अदर काम में गोल्ड, और गोल्ड को उसने अपने पास रखा। आज वो एक साल बाद उसमें इन्फ्लेशन हुआ तो गोल्ड 10,000 का उसने बेच के मान लीजिए वो कितने का हो गया, उसका 15,000 का हो गया। अब 15,000 का हो गया और उसे बी को अभी भी 10% पे ही वापस करना है, ये नहीं बढ़ा, क्योंकि ये तो फिक्स हो चुका था पहले ही। तो यहाँ पे बी को केवल अभी भी 1,000 रुपीज ही एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इस तरह से देखेंगे तो बी को एक तरह से क्या हो गया, लॉस हो गया, तो कम प्रॉफिट हुआ उसको। तो आपने देखा यहाँ पे जो डिबेटर्स होते हैं उनको प्रॉफिट होता है, जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको क्या होता है, लॉस होता है ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। वेज एंड सैलरीज, लोग जो होते हैं या जिनकी इनकम फिक्स होती है उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वेज एंड सैलरीज वाले
मतलब तनख्वाह जिनकी फिक्स होती है, क्योंकि जब आपकी मतलब इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो उस रेट में क्या होता है आपका मतलब यहाँ पे इनकम आपकी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं होती है, तो उसका एक असर पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कि तो यहाँ से एक बार रनिंग कर इसको कंडीशन इसको रीड करते हैं। वेज एंड सैलरी अर्न्स सफर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, यानी कि जब आपका मतलब इन्फ्लेशन होता है तो उसमें इन लोगों को सफर करना पड़ता है। सफर मतलब इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। क्यों आती है? इसका रीजन ये है कि जो वेज और सैलरीज होती है वो हिसाब से इंक्रीज नहीं होती जिस हिसाब से आपके प्राइस राइज या कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज इंक्रीज हो रहे हैं। यानी जिस हिसाब से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से उनकी इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे इनको मिडिल क्लास, इनको वेज या फिर सैलरी अर्नर्स या जिसको कह सकते हैं जिनकी इनकम फिक्स है, उनको एक तरह से लॉस होता है यहाँ पर। बिजनेस कम्युनिटी इनको क्या होता है, देखिए इनको फायदा होता है। कैसे फायदा होता है? ये इनके लिए फेवरेबल होता है इन्फ्लेशन। किस तरह से? बिजनेस से उनको बहुत बड़ा फायदा इसलिए मिलता है क्योंकि वो स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं, और जब उनका वो महंगा होता है तो उसको हाई प्राइस पे क्या करते थे, बेच देते। तो इस तरह से इनको बिजनेस क्लास वालों को क्या होता है, इसमें यहाँ पे बेनिफिट होता है। इन्वेस्टर, अब इन्वेस्टर में मिसलिनियस इफेक्ट पड़ता है। इन पे मतलब मिक्स्ड इफेक्ट है। मिक्स का मतलब हो गया यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर जो होते हैं जिन्होंने अर्निंग मतलब एक तरह से फिक्स कर रखी है उनकी, जैसे 5% पे उन्होंने अपना एफडी बनवाई है तो 5% पे ही उनको मिलेगा, फिर वो चीज़ इंक्रीज नहीं होगी, तो एक तरह से उनको लॉस होगा। और जिन इन्वेस्टर ने ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है जहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग उन पे चेंज आते हैं, तो शेयर मार्केट अचानक से बढ़ गया तो उनको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से इन्वेस्टर में दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एक फिक्स होते हैं और एक वो होते हैं जो कि मार्केट पे डिपेंड होते हैं। तो इस पे दोनों टाइप पे इफेक्ट पड़ेगा आपका। फार्मर्स, देखिए जो फार्मर्स होते हैं उनको भी आपको फायदा मिलेगा। कैसे? नंबर एक, जब इन्फ्लेशन हो जाएगा तो वो अपनी जितनी भी मतलब क्रॉप्स होगी उसको हाई प्राइस पे बेचेगी, एक तो ये फायदा होगा। दूसरा, फार्मर जनरली क्या होते हैं, डिबिटर्स होते हैं, और अभी आपने देखा डिबिटर्स को क्या होता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे फायदा होता है। तो लेकिन यहाँ पे बस एक कंडीशन है कि अगर फार्मर बहुत स्मॉल है, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी वाला मतलब बहुत बड़ा फार्मर नहीं है, तो उसको इसमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा ये इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अब फाइनली हम कह सकते हैं इन शॉर्ट में इन्फ्लेशन में किस किस को फायदा होता है, यानी किस किस के फेवर में होता है। बिजनेसमैन के फेवर में है, ट्रेडर्स, डिबेटर्स और फार्मर, इन सबके लिए तो फायदा होता है। लेकिन किस किस को नुकसान होता है? कंज्यूमर्स को, क्रेडिटर को, स्मॉल इन्वेस्टर को, मिडिल क्लास को और फिक्स इनकम ग्रुप वालों को, इनको यहाँ पे क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये इसका थोड़ा मिसलिनियस इफेक्ट था। अब इन्फ्लेशन में ये भी कंडीशन होती है, जो जितने भी रिच होते हैं वो रिचर होते चले जाते हैं और जो पुअर होते हैं वो पुअर बनते चले जाते हैं। और यहाँ पे आपकी इसी के साथ ये पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इकोनॉमिक्स का, आपका सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया, तो आई होप कि आपको ये कोर्स में कोई करने में दिक्कत नहीं आएगी और इसको बहुत आसानी के द्वारा आप इसको तैयार कर लेंगे। और मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को 10 ईयर्स के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ हर एक यूनिट से, यानी कि जो भी आपके यहाँ पे कोर्स में है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। लास्ट 10 ईयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके लिए, तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए चैनल को। और आप इसको क्या कह सकते हैं कि अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको आगे भी शेयर फॉरवर्ड करते रहिए। और मेरी आप लोगों के लिए आगे के लिए क्या है, विशिंग ऑल ऑफ यू एन ओशियन ऑफ गुड लक एंड सक्सेस इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।